तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी में फिशन। डन है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बात किया था जो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर है, न्यूक्लियर फिशन वगैरह जो भी होते हैं, तो हमने ग्राफ को पूरा स्टडी किया था और हमने यहाँ पे नोट लिया था कि जब लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाता है, मतलब लोअर एनर्जी लॉस से ज़्यादा एनर्जी लॉस में जाता है, मतलब लोअर मास डिफेक्ट से हायर मास डिफेक्ट में जाता है, तो उस केस में यहाँ पे दो कंडीशन बने थे। एक तो ये छोटे वाले मास से मिलके बड़े बन जाए, या ये बड़ा वाला मास टूट के छोटा बन जाए, तब भी ये लोग वही लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाते हैं। तो जब हम लोगों ने देखा था छोटे छोटे मास मिलके बड़ा वाला बन जाए तो हम उसको फ्यूजन बोलते हैं, और जब बड़ा वाला मास टूट के छोटा बन जाए तो हम उसको फिजन बोलते हैं। तो यही चीज़ को अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, डन है क्या? तो लिख देते फिजन क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे व्हेन हायर न्यूक्लियर मास break down into smaller न्यूक्लियर मास। जब हाई मास वाला न्यूक्लियस स्मॉल मास वाले न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियर मास, देन देयर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हाई मास वाला छोटे मास में बन जाता है तो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है, दिख रहा है ना, ऊपर की ओर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। देन देयर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब तब वो ज़्यादा एनर्जी को लॉस करता है, इसी का मतलब था बाइंडिंग एनर्जी। हमने बोला था ना तुम दोनों क्यों सेपरेट नहीं हो रहे हो, क्योंकि हमने ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दी इसलिए भी हम चिपक के बैठे हैं ना। क्या इंक्रीजेस, हेंस इसका मतलब क्या है, energy is released during this process, और इस प्रोसेस के टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं फिजन। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, एनर्जी तो नहीं बोलते, न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी निकलता है तो एनर्जी अंडरस्टूड है, तो खाली न्यूक्लियर फिजन। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। तो यहाँ पे भी हम यूरेनियम को लेके करेंगे, डन है क्या? और यहाँ पे मैं जो यूरेनियम ले रहा हूँ वो 235 ले रहा हूँ। ओके, तो अभी इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूक्लियस को हमने देखा था न्यूक्लियर फोर्स का टॉपिक में, जैसे एक न्यूक्लियस बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमने बोला था न्यूक्लियन टू न्यूक्लियन अगर 0.8 फर्मी है तभी उसमें अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा दूर जाएगा, मतलब 2 फर्मी के आसपास अगर डिस्टेंस होता है तो वहाँ पे फोर्स ना के बराबर हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को और बड़ा कर देते हैं। अब न्यूक्लियस को बड़ा करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, जान है क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास एक यूरेनियम है, यहाँ हमारे पास एक यूरेनियम है। ये अभी तो तुम लोग को याद हो गया होगा, मैं अगर रेड बना रहा हूँ तो वो क्या है, तुम्हारे न्यूट्रल चार्जेस है, दैट इज़ न्यूट्रल वाला पार्ट, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स है, जान है क्या। तो मैं एक ऐसे ही एक बना रहा हूँ, तो ये रेड वाले क्या है मेरे यहाँ पे, न्यूट्रॉन है, डन है। एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, डन है क्या। तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, मतलब अभी जो ब्लू पेन से बना रहा हूँ, वो सारे क्या है आपके प्रोटॉन्स हैं, ये सारे क्या है आपके प्रोटॉन्स, और ये मैंने बना दिया है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, इस न्यूक्लियस को तुम्हें अगर तोड़ना है तो पहला बात इसको बड़ा करना पड़ेगा। जब बड़ा करेंगे हम इसको तो क्या होगा, इसके अंदर प्रोमिनेंट एनर्जी कौन बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे बड़ा होते रहेगा वैसे क्या रहेगा, इसके अंदर कौन इफेक्टिव रहेगा, कूलम्बिक फोर्स इफेक्टिव रहेगा, ये हमने ऑलरेडी बात किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, इसको बड़ा करने के लिए हम दो चीज़ें डाल सकते हैं। या तो हम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डाल दें, दूसरा हम इसके अंदर न्यूट्रॉन डाल दें। अब तुम खुद सोच के बताओ इस न्यूक्लियस के अंदर किसको डालना इजी रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, मानते हैं न्यूट्रल चार्ज तो उसको रिपल नहीं करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ जाता है ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपल करेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको न्यूक्लियस के अंदर डालना, दैट इज़ आपका प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर डालना थोड़ा टफ है, तो हम इसको नहीं डालते, डन है क्या। लेकिन वही न्यूट्रॉन बेचारा, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, ये इजीली अंदर घुस सकता है क्योंकि इसको रिपल भी नहीं करेगा, डन है क्या। तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यूट्रॉन डालते हैं। और मैंने बताया था एक न्यूट्रॉन पे मास, इसको ऐसे लिखेंगे न्यूट्रॉन, इस पर कुछ नहीं होता है, ज़ीरो, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन को डालते हैं। अभी मान लीजिए कि हमने इसके अंदर न्यूट्रॉन डाल दिया, अब ये न्यूट्रॉन अपना आप तो जाके घुसेगा नहीं,
क्या ये बातें क्लियर है? तो हमें इस न्यूट्रॉन को कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देके हम इसको इसके अंदर डालेंगे। इसमें जो एनर्जी दिया जाता है वो एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? थर्मल एनर्जी के बराबर होता है। पल्ले पड़ा क्या है? इस न्यूट्रॉन के पास जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है वो थर्मल एनर्जी के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। क्या ये बातें क्लियर है? डन। अभी सपोज मान लेते हैं न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस चुका है। अभी जैसे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर घुसा तो इसका साइज़ क्या हो गया? इस न्यूक्लियस का साइज़ अभी बड़ा हो चुका है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी मैं फिर से यहाँ पे क्या बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये सारे हो गए न्यूट्रॉन्स। मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अंदर घुसा था ना, ये भी मान लो इसके अंदर कहीं पे है, मैं यहाँ पे काउंट करके नहीं बना रहा हूँ। बस बोलने का मतलब क्या है कि जैसे ही एक यहाँ पे घुसा तो इसका साइज़ अभी बढ़ चुका है ना, नहीं क्या? पहले स्मॉलर साइज़ था, अभी बिगर साइज़ हो चुका है न्यूक्लियस का, ना नहीं क्या? तो पहले ये क्या था? स्मॉलर था जब इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं घुसा था। जैसे ही इसके अंदर घुस गया ये अभी बिगर न्यूक्लियस हो चुका है, न्यूक्लियस बड़ा हो चुका है। तो जैसे ही न्यूक्लियस बड़ा होता है हियर, जैसे ही न्यूक्लियस बड़ा होता है हियर प्रोमिनेंट फोर्स, प्रोमिनेंट बोलने से कौन इफेक्टिव रहता है? प्रोमिनेंट फोर्स इज कूलॉम्बिक फोर्स। कूलॉम्बिक फोर्स मतलब वो अपना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है ना, वो वाला फोर्स प्रोमिनेंट होता है। तो जैसे ये फोर्स प्रोमिनेंट होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। कूलॉम्बिक फोर्स, प्रोमिनेंट फोर्स इज कूलॉम्बिक फोर्स दैट इज रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। सो न्यूक्लियस क्या हो गया? अभी न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। जैसे ये बेचारा अनस्टेबल हो जाता है तो अभी इसको टूटना है। ये जो टूटता है ना, ये टूटना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो टूटना है हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई भी तरीके से टूट सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, जब ये टूटता है तो ये स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में टूट जाता है। अब ये जब टूटता है, मान लो कि ये ऐसे दो स्मॉलर, दो तीन कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट अगेन कंट्रोल्ड। दो तीन कुछ भी हो सकता है, मैनी पार्ट्स में टूट जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाता है, इससे भी स्मॉलर रहता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे कुछ स्मॉलर पार्ट्स में वो टूट गया है। क्या बातें क्लियर है? ये सारा मैं जो बना रहा हूँ क्या अपनी न्यूक्लियस है। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या हमें? नहीं क्या? तो जैसे ही अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे क्या होता है? मच स्मॉलर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। किस लिए? टू अटेन स्टेबिलिटी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। हमने बात किया था जितना साइज़ छोटा रहेगा उतना न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव रहेगा। तो इसने क्या किया, जैसे हमने एक न्यूट्रॉन डाला, इसका साइज़ बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया तो यहाँ पे कूलॉम्बिक फोर्स प्रोमिनेंट हो गया। तो कूलॉम्बिक फोर्स रिपल्सिव की वजह से ये अपने आप को छोटे छोटे फोर्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अपना मजबूरी था तो इन्होंने अपना आप अपने हिसाब से इनको डिवाइड कर लिया। करने के बाद ये छोटे छोटे बन गए। अब छोटे छोटे बन गए तो छोटे डिस्टेंस में, दैट इज़ मानते बहुत ही छोटा हो चुका है, तो इसमें भी कौन इफेक्टिव फोर्स रहेगा तुम्हारा? दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव रहेगा। तो हो गया स्टेबल। क्या ये बातें क्लियर है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था कौन, किसको? यूरेनियम 235 को, तो उसी को लेके स्टडी करना है हमें। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है? ये नेचुरली डिसाइडेड होता है। नेचुरली डिसाइडेड मतलब इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट में कि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो भी बनेगा ऑटोमेटिक बनेगा। डन है क्या? ओके। तो इसी चीज़ के ऊपर एनर्जी फॉर्म होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए बस यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, उसे समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट, यहाँ मैंने क्या डाला? एक न्यूट्रॉन को डाला। किसके अंदर डाला? यूरेनियम 235 के अंदर मैंने एक डाला। तो यूरेनियम 235 ये तुम्हें याद ही करना है, ठीक है, 92 होता है। तो जैसे ही मैंने इसको डाला, ये वाला पार्ट जैसे ही मैंने डाला तो बिगर न्यूक्लियस बन गया। ये जो बिगर न्यूक्लियस बना उसका क्या मास बढ़ चुका है, दैट इज़ 236 हो चुका है, क्योंकि ये पार्ट तो चेंज नहीं होगा। क्या? क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन डाला था, नहीं तो मास बढ़ गया, लेकिन ये वाला चीज़ चेंज नहीं होगी। प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ, ना ही इलेक्ट्रॉन का, उस वजह से अब ये अनस्टेबल हो चुका है। तो अनस्टेबल होने के बाद मैं मानता हूँ कि ये 2 पार्ट में टूटा है। जो पहला मैं मानता हूँ वो इसमें टूटा है, बेरिलियम 144। अब मैं एंडिंग में बता दूंगा कि मैं यहाँ पे इसी को क्यों लिखता हूँ, ठीक है। दैट इज़ 56 में प्लस, और है हमारे पास क्रिप्टॉन 89 क्रिप्टॉन। इसका
36 प्लस 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। ओके, अब ज़रा ध्यान दो। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट भी मैंने बोला था ना, तो एक्स्ट्रा स्मॉलर पार्ट्स में भी टूटा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्मॉलर न्यूट्रॉन्स में भी टूट चुका है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बनेंगे वो नॉट नोन है, मतलब बनेंगे लेकिन छोटे छोटे बनेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रॉन डाला यूरेनियम के अंदर, ये बड़ा हो गया, अनस्टेबल हो गया। अभी इसने अपने आप को तोड़ डाला, किस में तोड़ा? बेरियम में, क्रिप्टॉन में। ओके, तो अभी तुम देखो यूरेनियम के पास स्टार्टिंग में क्या, ये वाला पार्ट ऑफ एनर्जी था, सम सॉर्ट ऑफ 7 के आसपास, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था। जैसे ही ये टूटा क्रिप्टॉन में, क्रिप्टॉन का एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो चुका है, सम सॉर्ट ऑफ 8.5 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रिप्टॉन का आया। और किस में टूटा? बेरियम में। तो बेरियम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बेरियम का भी यहाँ ऊपर की तरफ आता है, इससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा में पहुँच गया, ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहा है। ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहा है मतलब क्या? हमें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएंगे बाहर। क्या ये बातें क्लियर है? तो ए मैंने एक पॉसिबल रिएक्शन लिखा, अगेन बताया था ए वाला पार्ट अनकंट्रोल्ड है, कुछ भी बन सकता है। तो इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए हम बोलते हैं कि एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकता है, एक और पॉसिबिलिटी में रिएक्शन हो सकता है। मैंने इसके अंदर, यूरेनियम के अंदर 235 के अंदर मैंने एक न्यूट्रॉन को डाला, अगेन ये बड़ा साइज हो गया, डन। अनस्टेबिलिटी की वजह से इसने अपने आप को फिर से तोड़ा। क्या बात है क्लियर है? अनस्टेबिलिटी की वजह से इसने अपने आप को फिर से तोड़ा। इस बार किस में तोड़ा? तो मैंने मतलब हम लिखते हैं कि इस बार इसने आपको मतलब अपने आप को तोड़ लिया है Sb51 प्लस नियोडियम 99 41 अगेन विथ 3 न्यूट्रॉन्स। अगेन हम बोलते कि यहाँ पे क्या बनेगा, हमें अगेन कंट्रोल नहीं है, फिर हम मतलब नहीं पता है, तो फिर हम बोलते हो सकता है कि ऐसा भी टूटा होगा। अगेन हमने उसको अनस्टेबल किया, 92 ए बन चुका है अनस्टेबल न्यूक्लियस, फिर ये अपने आप को तोड़ लिया। हम बोलते हो सकता है कि ये अपने आप को 40 जेनॉन में तोड़े, या साथ ही साथ में स्ट्रोंशियम रहेगा, और यहाँ पे 2 ए पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब क्या है, इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? जस्ट खाली मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख के दिखाया, इसके बाद और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, डन है क्या? इसका मतलब है अनस्टेबल होने से या तो इस तरीके में टूटेगा, या तो इस तरीके में टूटेगा, नहीं तो इस तरीके में से टूटेगा, कोई एक तरीके में टूटेगा। और इस तरह नीचे बहुत सारे तरीके होते हैं। और हमने जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो हमने देखा मैक्सिमम टाइम इस तरीके में टूटता है, सब मीडियम रेंज में, मतलब लगभग मतलब मीडियम में इस तरीके से टूट जाता है। मतलब समझ रहे हो ना? अगर मैं बोलूँ कि 100 टाइम्स हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि भाई 70 टाइम्स तो इसी तरह टूट रहा है, 30 टाइम्स इस तरह टूटते हुए दिख रहा है, और बहुत ही लो टाइम में, मतलब बहुत ही कम बार हमें इस तरह टूटते हुए भी दिखता है। इसके नीचे भी है वो भी हमें दिखते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? डन है क्या? तो ये है बेसिकली आपका फ्यूजन, जिसमें हम एक न्यूट्रॉन को डालते हैं। और न्यूट्रॉन को क्यों डालते हैं? क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, इजीली घुस जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी में ये टूटता है, और जब ये टूटता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि आप देख सकते हो इसका क्या है, ये जो चीज़ है इनियो है तो बेचारा यूरेनियम ही ना, इसका क्या है? लो बाइंडिंग एनर्जी है। इन सब का क्या है? हाई बाइंडिंग एनर्जी है। तो दिख रहा है ना कि लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? कम एनर्जी लॉस से ज़्यादा एनर्जी लॉस में चले गया है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस किया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं मान लो कि मैं अभी कुछ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी मेरा 10 रुपये लॉस कर दिया। थोड़ा देर बाद तुम लोग आए तो मैंने बोला मैंने 15 रुपये लॉस कर दिया। अब तुम बताओ, तुम इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे? मैं गेम खेल रहा था, अभी 10 रुपये का लॉस में था, अभी 15 रुपये का लॉस में। उसका मतलब क्या है? मैंने एक्स्ट्रा 5 रुपये लॉस करे। जो लॉस किया मतलब किसी को दे दिया। सिमिलरली इस न्यूक्लियस के पास 10 जूल का एनर्जी था, अभी ये लोग क्या है? 15 जूल का एनर्जी है इनके पास, मतलब 15 जूल का उधारी में है लॉस करने में। पहले 10 जूल लॉस किया था, अब ये 2 न्यूक्लियस 15 जूल लॉस कर दिया। तो ये कितना एक्स्ट्रा लॉस किया? 5 जूल एक्स्ट्रा लॉस किया। लॉस करके किसको दिया? नेचर को दिया। पल्ले पड़ा क्या? तो उसको हम यूज़ करते हैं, नहीं क्या? तो यही बेसिकली आपका फ्यूजन। तो आई होप आपको ये फ्यूजन बहुत बड़ी से समझ आया होगा।
और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फ्यूजन की बात करेंगे और यहाँ पे स्मॉलर न्यूक्लियस को ऐड करके बिगर न्यूक्लियस बनाएंगे। डन है क्या? तब तक के लिए गुड बाय।